हे गाइस, दिस इज पीट टाइगर एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। और जैसा कि आप लोग को पता है कि हमने अभी कल ही जो है अपने कैप्टन अमेरिका रिबॉर्न की सीरीज़ को ख़त्म करा है, तो उसके बाद आप लोग के दिल में यही सवाल आ रहा था कि अब अगला कैप्टन अमेरिका कौन बनेगा। और उस सारे के सवालों का जवाब देने के लिए मार्वल ने हमारे पास एक वन शॉट कॉमिक को रिलीज़ किया था जिसका नाम था कैप्टन अमेरिका रिबॉर्न हु विल विल्ड द शील्ड, जिसमें हमें यही चीज़ वो लोग डिस्कस करके बताने वाले हैं कि अब आगे जाके कैप्टन अमेरिका का मेंटल कौन लेगा और जो लेगा वो आगे जाके उसको किस तरह से निभाएगा। तो अब तक जो हुआ कैप्टन अमेरिका की स्टोरी के अंदर उसका मैं छोटा सा रिकैप देता चलता हूँ। पहले तो हमने सिविल वॉर का इवेंट देखा था जिसमें आयरन मैन वर्सेस कैप्टन अमेरिका हुआ था और उसके आखिर में हमने देखा था कि कैप्टन स्टीव रॉजर्स की जो है मौत हो जाती है। और 2 साल तक कॉमिक्स के अंदर ये कहानी इसी तरह से चलती रही, जिसके बीच वर्ल्ड वॉर हल्क का इवेंट हुआ, उसके साथ ही जो है सीक्रेट इन्वेजन का बहुत बड़ा इवेंट हुआ और डार्क एंड का इवेंट उसको फॉलो करते हुए चल रहा था। लेकिन उसी डार्क एंड के इवेंट के जब हम लास्ट के अंदर पहुंचे तो हमें ये बात पता चलती है कि दरअसल उन लोगों ने कैप्टन अमेरिका को कभी जान से मारा ही नहीं था, बल्कि सिर्फ उनको टाइम के अंदर फ्रोज कर दिया था ताकि सही वक्त आने पर उनकी बॉडी का इस्तेमाल किया जा सके। जिसके अंदर हमने देखा था कि एवेंजर्स की जो कुछ बची कुची टीम है उन लोगों ने शैरन कार्टर के साथ मिलकर इस पूरे के पूरे आर्म जोला, रेड स्कल और ऑसबॉर्न के प्लान को फेल कर दिया और कैप्टन अमेरिका दुनिया के अंदर वापसी लौट आए हैं। और इसी तरह से कैप्टन अमेरिका कॉमिक्स के अंदर वापस जिंदा होते हैं। लिटरली अगर बात की जाए तो वो कभी मरे ही नहीं थे, तो जिंदा होने वाला सवाल बनता ही नहीं है। उनको बस एक टाइम के अंदर फंसा दिया गया था और वो वहाँ से वापसी आ गए हैं। तो अब इसी के आगे से हम अपनी स्टोरी को शुरू करते हैं और देखेंगे कि आगे जाके कैप्टन अमेरिका की स्टोरीज किस तरह से फोल्ड होंगी इस डार्क एंड के इवेंट के अंदर। अगर आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आ रहे हो तो मेरी आपसे सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट है कि इस तरह की और ऑसम वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो गाइस चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जब भी मेरे बारे में जिक्र होता है तो हमेशा सिर्फ जंग की बात होती है, क्योंकि हर कोई कैप्टन अमेरिका के वर्ड्स को सिर्फ इसी तरह से याद रखता है। जब भी कैप्टन अमेरिका का जिक्र होता है तो उनके दिमाग में वर्ल्ड वॉर 2 चलना शुरू हो जाती है। जबकि इतने साल गुजर चुके हैं मुझे एवेंजर्स के साथ और दूसरी बैटल्स को लड़ते हुए भी, लेकिन ये वॉर ही है जो हमेशा से मुझे डिफाइन करती है। ये वॉर ही है जो कि दरअसल हम दोनों को ही डिफाइन करती है, मुझे और बकी दोनों को ही। मुझे अभी भी जो है उस ज़माने के, उस वर्ल्ड वॉर के ज़माने के नाइटमेयर्स अभी भी दिमाग के अंदर घूम रहे होते हैं और अक्सर रात में तंग किया करते हैं। और मेरा जहाँ तक अंदाज़ा है कि बकी को भी इस तरह के ख्यालात ज़रूर आते होंगे, लेकिन ऑफ कोर्स बकी के जो ख्यालात हैं वो नाइटमेयर्स मुझसे कहीं ज़्यादा डार्क हैं, क्योंकि उसकी और मेरी बैटल्स हमेशा से एक जैसी नहीं हुआ करती थी। हम लोग लड़ा ज़रूर साथ करा करते थे, लेकिन हम दोनों के अंदाजे, हम दोनों के तरीके हमेशा से अलग हुआ करते थे। और इस तरह हम यहीं से शिफ्ट होते हैं कैप्टन अमेरिका की एक पुरानी स्पीच के अंदर, जहाँ पे वो कहते हैं कि आज हमने बहुत सारे अच्छे लोगों को खो दिया है, हो सकता है कि कल हम इससे ज़्यादा अच्छे लोगों को खोएं, लेकिन हम यहाँ से रिट्रीट नहीं करेंगे, हम पलट के वापसी नहीं जाएंगे। चाहे वो हमारे दिलों के अंदर जितना भी डर पैदा करने की कोशिश कर लें, हमारे दिल अब रुकेंगे नहीं। हम लोग आज जो है उन लोगों को ऑनर करेंगे जो कि आज हमारे साथ यहाँ पर्ल हार्बर पर मारे गए हैं। हम ये सारी की सारी चीज़ों को ख़त्म कर डालेंगे और जिन लोगों ने यहाँ पर अपनी जानें गंवाई हैं उनका बदला हम ज़रूर लेंगे और एक ना एक दिन हम ज़रूर जीतेंगे इस बैटल को। और इस तरह हम देखते हैं सारे के सारे सोल्जर जो हैं वो वहाँ पर कैप्टन अमेरिका के साथ चीयर अप हो रहे होते हैं। तुम्हें पे बाकी कैप्टन से बोलता है कि स्टीव मैन, आखिरकार तुम ये सब कैसे कर लेते हो? तो कहता है कि क्या मतलब, मैं क्या करता हूँ? तो कहता है इसी तरह से तुम लोगों के सामने खड़े होकर इस तरह की स्पीच देते हो और लोग जो है तुमसे इंस्पायर हो जाते हैं। मतलब मैं ये करने की कोशिश करता हूँ लेकिन मुझसे कभी ऐसा नहीं होता। पहले अगर सच कहूँ तो ये मेरी सिर्फ जॉब का एक छोटा सा हिस्सा है जो कि मुझे करना ही है। अगर मैं ही अपने अंदर से विश्वास खो दूंगा तो मेरे पीछे लड़ने वाले सोल्जर्स हैं उनका क्या होगा? तो इसलिए मुझे उनको अपने साथ जो है ज़िंदा रखना ही पड़ता है। तो बकी बोलता है कि वेल अगर सच कहूँ तो ये वेट बहुत ही ज़्यादा जो तुम्हारे कंधों के ऊपर है, लेकिन मैं यही गैस करूँगा कि तुम्हारे कंधे जो हैं वो काफ़ी मजबूत होंगे। तो स्टीव बोलता है कि हाँ वो तो होंगे ही। और इस तरह हम ब्रुकलिन न्यूयॉर्क के अंदर शिफ्ट होते हैं प्रेजेंट डे के अंदर, जहाँ पे नताशा आती है और कहती है कि तुम यहाँ पे ये क्या कर रहे हो? तो बकी कहता है कि मैं यहाँ पे सोच रहा हूँ कि अपने न्यू आउटफिट को किस तरह से बनाऊँ। मैं अभी इस वक्त श्योर नहीं हूँ कि मैं वापसी विंटर सोल्जर वाले लुक को अपनाऊँ या कुछ और नया सोचूँ। तो नताशा बोलती है कि तुम ये सब सोच क्यों रहे हो? तो कहता है कि जाहिर सी बात है स्टीव वापसी लौट आया है तो शील्ड तो अब उसको चाहिए ही होगी ना। मैं तो जिससे इसलिए उसकी शील्ड को उठाया हुआ था क्योंकि वो उस वक्त यहाँ पे मौजूद नहीं था, वो गायब हो गया था। तो नताशा कहती है ये तो बहुत ही रिडिकुलस बात तुम कर रहे हो। तुम जितने अरसे भी कैप्टन अमेरिका बने हो तुमने वाकई में बहुत अच्छे तरीके से काम किया, यहाँ तक कि स्टीव रॉजर्स ने भी शायद कभी ऐसा ना किया गया हो।
तो बकी बोलता है मुस्कुराते हुए, हाँ मैं जानता हूँ तुम यहाँ मुझे मक्खन लगाने की कोशिश कर रही हो क्योंकि तुम मेरे साथ काम जो करते हुए आ रही हो, लेकिन अगर स्टीव की बात करें तो उसकी लीग एक बिल्कुल ही अलग लीग है और मैं उसके अंदर कहीं से भी शामिल नहीं होता हूँ, ट्रस्ट मी। मतलब यार ये जॉब जो है उसके लिए क्रिएट की गई थी, उसके लिए ये पैदा हुआ था, तो मुझसे ज़्यादा बेहतर तो वही करेगा ना। तो वहीं पे लूक केज एक्सरसाइज कर रहा होता है और वो पे बोलता है कि नताशा वैसे इसकी बात में दम तो है, ये बिल्कुल ठीक कह रहा है। तो नताशा बोलती है कि लूक तुमसे किसने पूछा इस बारे में जो तुम यहाँ टांग अड़ा रहे हो, और मुझे नहीं लगता कि तुम्हें ये सब कुछ जो है इसी तरह से गिव अप कर देना चाहिए जेम्स। वहीं पे बकी बोलता है कि सच बात कहूँ तो ये है कि मैं कभी भी इस शील्ड को अपनाना चाहता ही नहीं था, लेकिन मैंने सिर्फ इसको इसीलिए ले लिया क्योंकि इसको उठाने वाला कोई और नहीं था दूसरा। लेकिन मुझे इस तरह से कभी भी अपने कंधों के ऊपर बर्डन उठाना जो कि स्टीव का हुआ करता है वो कभी भी अच्छा नहीं लगा है। नताशा बोलती है कि हाँ ये सारी बातें एक जगह है, लेकिन इससे ये फैक्ट नहीं बदलता है कि तुम इसको कितने अच्छी तरीके से चलाते हो, ये तुम्हारे लिए कुछ मकसद रखती है, कुछ मतलब रखती है। और मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि आखिरकार तुम दोनों कैप्टन अमेरिका क्यों नहीं रह सकते हो, वाई देयर कांट बी 2 कैप्टन अमेरिकास। तो वहीं पे लोग बोलता है, हाँ बच्चे ये ठीक तो कह रही है, तुम कैप्टन अमेरिका जूनियर तो बन ही सकते हो समझ रहे हो ना तुम। लूक प्लीज तुम हमारी बिल्कुल भी मदद नहीं कर रहे हो उसके अंदर। तो लूक बोलता है, अरे यार मैं तो सिर्फ मजाक कर रहा हूँ, तुम लोग दिल पे क्यों ले रहे हो। यहाँ पे एक वक्त में 2 आयरन मैन हुआ करते थे, तो क्या कैप्टन अमेरिका होना इतना अजीब है। तो बकी बोलता है कि नताशा तुम समझ नहीं रही हो, बस ये एक तरह से एक ऐसी चीज़ है जो कि नहीं हो सकती है, मतलब सिर्फ एक ही कैप्टन अमेरिका हो सकते हैं और वो स्टीव ही होंगे। और यहीं से हम शिफ्ट होते हैं शैरन कार्टर और स्टीव रॉजर्स के पास, जहाँ पे शैरन पूछती है कि तुम कितने दिनों से जाग रहे हो, तुम सो क्यों नहीं रहे हो। तो कहता है कि नॉट रियली, मुझे वाकई में सोना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है, इवन मुझे तो अपनी आंखें बंद करना भी ठीक नहीं लग रहा है। मैंने थोड़ी बहुत ट्रेनिंग करी थी बकी के साथ ताकि मैं वापसी शेप के अंदर आ सकूं, और इस बात पे विश्वास नहीं हो रहा है कि आधे से ज़्यादा एवेंजर्स जो है उस वक्त यहाँ बेसमेंट के अंदर रह रहे हैं। तो शैरन बोलती है कि तुम्हें जो है आराम की ज़रूरत है, मैं जानती हूँ तुम एक सुपर सोल्जर हो, लेकिन सुपर सोल्जर को भी सोना ज़रूरी है। तो कहता है कि मैं जानता हूँ इस बात को, लेकिन बस जिस चीज़ से मैं गुजरा हूँ वो मेरे बार बार सामने आ रही है, मतलब मुझे तो ये भी नहीं पता है कि अगर इस बार मैंने अपनी आंखें बंद करी तो मैं वापसी लौट के आऊँगा भी कि नहीं। तो शैरन बोलती है कि वो बेबी मुझे माफ़ कर देना, ये सब मेरी वजह से हुआ है। तो कहता है कि बस जिस किसी की वजह से हुआ, ये एक बहुत ही ख़तरनाक नाइटमेयर था, और अब इस नाइटमेयर से जब मैं जाग गया तो मैं यही उम्मीद कर रहा हूँ कि मैं इसमें वापसी ना चले जाऊँ। तो यहाँ पे शैरन बोलती है कि तुम मेरी बात ज़रा कान खोल के सुनो स्टीव रॉजर्स, मैं तुम्हें विश्वास दिलाती हूँ कि तुम अब यहाँ से कहीं नहीं जाने वाले हो, मैं तुम्हें यहाँ से कहीं नहीं जाने दूंगी। और इस तरह वो दोनों एक दूसरे के साथ एक टाइम स्पेंड करते हैं। और यहीं से वकील सुबह उठता है और आता है, और नताशा पूछती तो कुछ बात बनी। तो कहता है कि नहीं यार, मैं अपने डिज़ाइन को देख रहा था आउटफिट्स के, लेकिन मुझे वैसा कुछ भी समझ में नहीं आया। मुझे पहला यूनिफॉर्म मेरी आर्मी ने दिया था और अगला यूनिफॉर्म रशियंस ने दिया था, उसके बाद से मैंने कभी खुद से खुद किया ही नहीं है। तो कहती है कि मैंने तो ये सुना है कि अभी जो तुम लुक लेके चल रहे थे उसके अंदर भी तुम्हारी अपनी चॉइस भी शामिल थी। एक्चुअली वो स्टार्क और मैंने मिलकर मॉडिफाई किया था वास्प के डिज़ाइन को, वो असल में जो था वास्प का डिज़ाइन था जिसको हमने थोड़ा बहुत मॉडिफाई किया था ताकि हम स्टीव रॉजर्स का लुक जो है अपना सकें। तो वहीं पे नताशा बोलती है, हाँ जैनेट को तो हमेशा से यही चीज़ें पसंद थी, वो हमेशा ही हमारे कॉस्ट्यूम्स को डिज़ाइन किया करती थी। तो वेल अगर तुम ये सब चीज़ें ख़त्म कर ही रहे हो, ये एरा एंड हो ही रहा है, तो क्यों ना आज रात हम लोग एक बार इसको लास्ट टाइम घुमा के देखें। आज सुबह ही जो है प्रेजेंट ड्राफ्ट से कुछ कैदी भागे हैं, तो क्यों ना हम दोनों चल के उनको पकड़ें एक आखिरी बार। तो वहीं पे वकील बोलता है कि फिर ठीक है, बस उम्मीद ये करते हैं कि हमसे पहले कहीं वो फेक एवेंजर्स उनको ना पकड़ लें। और इस तरह हम यहाँ से शिफ्ट होते हैं स्टीव रॉजर्स के पास, जो कि अपने बिस्तर पे लेटा हुआ होता है, लेकिन उसको नींद नहीं आ रही होती है, और कहते हैं कि मुझे शैरन को छोड़ के जाना इस तरह से बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन इस तरह सीलिंग को देखना वो मुझे और भी बुरा लग रहा है। मेरा दिमाग के अंदर बहुत सा शोर है, बहुत से सवालात हैं जिनके जवाब मुझे चाहिए। मेरा दिमाग जो है उस वक्त पास से भरा हुआ है और फ्यूचर से भी। रेड स्कल ने मेरे साथ कुछ ऐसा करा है जिसको खतरनाक किस्म का एक टॉर्चर आप कह सकते हैं। मुझे बार बार उन दिनों के अंदर उसने भेजा है जो कि मेरे लिए सबसे खतरनाक और ट्रेजिक डेज में से एक थे। अब मैं बार बार अपनी इसी बात के ऊपर सोच रहा हूँ कि मैं इस यूनिफॉर्म को कब से पहना हुआ हूँ, और अब मुझे ये भी नहीं पता कि आखिरकार इसकी कीमत क्या थी इस यूनिफॉर्म की जिसके लिए मैं इसको पहना करता था। मैंने कभी भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि टोनी स्टार्क अगला कैप्टन अमेरिका जो है वो बकी को बनाया था। मैं ये बात ज़रूर जानता हूँ कि मैंने उससे कहा था कि तुम्हें उसका ख्याल रखना होगा मेरे जाने के बाद, लेकिन टोनी ने इस बात को इतना ज़्यादा लिटरल ले लिया, ये तो मेरी समझ में बिल्कुल भी नहीं आ रही। उस वक्त जब मैं पास के अंदर घूम रहा था तो मैंने दोबारा बकी को मरते हुए अपनी आंखों के सामने से देखा था, और अब मैं नहीं चाहता कि वो मेरा नाम लेके मेरी शील्ड उठा के अपने आप को जो है मौत के हवाले कर दे। मैं ऐसा होते हुए बिल्कुल भी नहीं देख सकता हूँ। और यहीं से हम देखते हैं कि बकी और नताशा पहुंचते हैं यहाँ पे उस प्रेजेंट को पकड़ने के लिए, और कहता है नहीं यू बास्टर्ड्स, इस बार तुम लोग मिस्टर हाइड को नहीं पकड़ पाओगे। और इस तरह बेसिकली हम देखते हैं कि यहाँ पे नताशा और जो है बकी उसको सबड्यू करने की कोशिश कर रहे होते हैं, और यहीं पे जो कैप्टन अमेरिका है वो बकी को लड़ते हुए भी देख रहे होते हैं, और ये भी देख रहे होते हैं कि बकी कितनी ज़बरदस्त तरीके से कैप्टन की शील्ड का इस्तेमाल कर रहा है, और ऐसा लग ही नहीं रहा कि वो अपनी जगह किसी और को उन्होंने देखा है यहाँ पे। और यही बात कैप्टन अपने दिमाग के अंदर सोच भी नहीं, लेकिन कैप्टन को जिस बात से प्रॉब्लम है वो ये है कि शील्ड के चक्कर में बकी जो है बहुत ज़्यादा खतरों में पड़ सकता है, और वो नहीं चाहते कि उनके नाम की वजह से, उनके बर्डन की वजह से बकी अपनी जान से हाथ धो बैठे, जैसे पहले वो एक बार वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम धो बैठा था। और इस तरह हम देखते हैं कि वहाँ पे स्टीव रॉजर्स छत के ऊपर से देख रहे होते हैं, और बकी यहाँ पे लड़ते हुए उनकी नज़र उसके ऊपर पड़ती है। तो कहता है कि स्टीव तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो।
और वहीं पे हम देखते हैं कि मिस्टर हाइड जो है वहाँ से भागने की कोशिश कर रहा होता है। तो बकी बोलता है कि हे कैप, अपनी शील्ड को पकड़ो। और इस तरह कैप्टन ऊपर से शील्ड को पकड़ते हैं और सीधा शील्ड लेते हुए मिस्टर हाइड की तरफ कूदते हैं और एक ही पंच के अंदर उसका काम तमाम हो जाता है। वहीं पे बकी बोलता है कि ये तो तुमने बहुत बढ़िया काम करा मैन, बिल्कुल क्लासिक तरीके से। तो कहता है हाँ मैं लकी हूँ, काफ़ी ज़्यादा आधा से ज़्यादा काम तो तुम लोगों ने कर दिया था, लेकिन अभी भी मज़ा आ रहा है। एनीवेज ये लो तुम्हारी शील्ड। तो बकी बोलता है कि क्या, नहीं नहीं ये तुम्हारी है यार, मैंने बस इसको आज आखिरी बार चलाया था, अब से ये शील्ड तुम्हारी हुई है स्टीव। तो वहीं पे स्टीव कुछ सोच में पड़ जाता है और कहता है मे भी हमें इस बारे में कुछ बात कर लेनी चाहिए। तो कहता है कि हाँ हाँ बिल्कुल, वैसे भी हैमर के एजेंट्स यहाँ आते ही होंगे, हमें निकलना चाहिए। और इस तरह बकी और स्टीव जो है एक जगह पे आते हैं कुछ बात करने के लिए इस पर्सनल हवाले से। तो वहीं पे बकी बोलता है कि आखिरकार स्टीव तुम्हारे साथ चल क्या रहा है, तुम्हारे दिमाग के अंदर ज़रूर कुछ चल रहा है, मैं देख रहा हूँ। तो कहता है कि मैं बस इसी बारे में सोच रहा था कि तुम्हें ये करते रहना चाहिए, मतलब कैप्टन अमेरिका बने रहना चाहिए। तो बकी बोलता है कि ये तुम कैसी बातें कर रहे हो, डोंट बी रिडिकुलस मैन, हम दोनों जो है वो कैप्टन नहीं हो सकते हैं। तो स्टीव बोलता है कि मैंने कब कहा कि हम दोनों। तो वहीं पे बकी बोलता है कि तुम्हारा क्या मतलब है, कहीं तुम ये तो नहीं कह रहे कि तुम कैप्टन अमेरिका बनना छोड़ना चाहते हो अब। तो कहता है कि नहीं नहीं, ये बस मैं इस वक्त तुमसे क्या कहूँ, मतलब मैंने तुम्हें बताया था ना कि मैं किन चीज़ों से होके गुजरा हूँ और मुझे नहीं लगता कि मैं अब इन सब चीज़ों के लिए इतनी जल्दी तैयार होऊंगा। बकी बोलता है कि ये सारी बकवास छोड़ो, मैंने आज रात ही तुम्हें देखा है एक्शन के अंदर, तुम बिल्कुल तैयार हो उसके लिए। तो कहता है कि मैंने आज रात तुम्हें भी देखा है बकी इस मास्क शील्ड के साथ, और ये वाकई में तुम्हारे लिए कोई मतलब रखती थी, तुम्हारे लिए कोई मकसद रखती थी और तुमने इसको बहुत अच्छे तरीके से अंजाम दिया है। तो बकी बोलता है कि मैं कभी भी ये चाहता नहीं था, कभी भी नहीं, मैं भी कभी ये नहीं चाहता था, मैं सिर्फ एक सोल्जर बनना चाहता था, अपनी मुल्क की खिदमत करना चाहता था, लेकिन मुझे भी ये सब करना पड़ा। और वो उसको शील्ड दे रहा होता है, लेकिन बकी बोलता है कि नहीं स्टीव, मैं इसको नहीं ले सकता हूँ, प्लीज़ समझो उस बात को। तो कहता है कि मैं तुमसे कह रहा हूँ बकी कि तुम्हें ये मेरे लिए ही करना होगा, तो क्या तुम मुझे भी मना करोगे। और यहीं से हम देखते हैं कि कैप्टन अमेरिका वापसी जो है शायरन के पास आके अपना यूनिफॉर्म उतारे होते हैं और कहते हैं कि ऑफ कोर्स कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि मैं उसको बता नहीं सकता था, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनको मुझे पता नहीं है कि मैं बयां भी कैसे करूँ, मतलब मैंने अपने पूरे के पूरे पास्ट को रिलीव करा है और साथ में मैंने कुछ फ्यूचर की झलकियाँ भी देखी हैं और मुझे उस फ्यूचर को देख के ऐसा लग रहा है कि अगर कैप्टन अमेरिका ने वो यूनिफॉर्म नहीं पहना, अगर वो कैप्टन अमेरिका नहीं बना, तो जो फ्यूचर जिस चीज़ का मुझे डर है वो शायद सच हो जाएगा और अगर बकी मारा गया तो उसके खून मेरे सर पे होगा और उसके साथ मैं कभी भी नहीं रह सकता हूँ। मैं जो हूँ बकी के लिए अपना पूरा का पूरा फ्यूचर भी सेक्रीफाइस करने के लिए तैयार हूँ, बस उसकी शर्त यह है कि बकी जो है वो हमेशा सही सलामत रहे। क्या तुम मेरी बात को समझ रही हो ना। और यहाँ पे हम देखते हैं कि वो शैरन को सारी बातें बता रहे होते हैं, लेकिन शैरन बेचारी वो यहाँ पे सो रही होती है। और यहीं से हम व्हाइट हाउस के अंदर शिफ्ट होते हैं क्योंकि अब यहाँ पे स्टीव रॉजर्स जो है मिस्टर प्रेसिडेंट से मिलने आए हुए होते हैं और वो बोलता है मिस्टर प्रेसिडेंट आपसे मिलकर बहुत ज़्यादा खुशी हुई है। तो कहते हैं कि प्लीज़ स्टॉप इट कैप्टन, ये ऑनर तो मेरा है, मैं बस आपको यहाँ पे देख के बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि आप हमारे साथ अभी भी मौजूद हैं। और वो एक फ़ोन की तरफ जाके वे बताते हैं कि मुझे अभी भी नहीं पता कि जब ये फ़ोन बजता है तो उसका क्या मतलब है। तो कहता है ओह यस, ये तो एक हॉटलाइन है, ये हमारे बीच काफ़ी ज़्यादा कॉमन हुआ करता था। तो वहाँ पे प्रेसिडेंट बोलते कि ओ हाँ तुम्हें तो सब पता ही होगा, जैसा कि तुमने मुझसे रिक्वेस्ट की थी स्टीव, नॉर्मन ऑसबॉर्न को हमारे विजिट के बारे में बिल्कुल भी नहीं पता है, लेकिन एवेंचुअली उसको इस बारे में पता चल ही जाएगा। तो कैप्टन बोलते हैं कि इट्स फाइन, मुझे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, मैं सिर्फ आपसे मिलना चाहता था और अकेले में कुछ बात करना चाहता था। और यहीं पे हम दरअसल देख रहे होते हैं कि कैप्टन अमेरिका यहाँ पे प्रेसिडेंट के सामने एक रिक्वेस्ट लेकर आए हैं और उस रिक्वेस्ट के मुताबिक वो यहाँ पे सुपर हीरो रजिस्ट्रेशन एक्ट जो कि सिविल वॉर के बाद से चलता हुआ आ रहा है और अब बहुत सारे लोग भूल भी गए होंगे कि वाकई में वो भी इस कॉमिक्स के अंदर है भी या इस टाइम पे चल रहा था नहीं। तो मैं आपको बता चलूँ कि बिल्कुल सुपर हीरो रजिस्ट्रेशन एक्ट जो है वो लागू हुआ है, अभी भी वो सारे के सारे लॉज को फॉलो करना पड़ रहा है और कैप्टन अमेरिका यहाँ पे जो है यही बात की रिक्वेस्ट करने हैं कि वो उस लॉ को ख़त्म करें जिसके लिए कैप्टन अमेरिका की जान गई थी। और यहाँ पे प्रेसिडेंट भी बोल रहे होते हैं कि मुझे भी ये रजिस्ट्रेशन एक्ट को इतना खास लगता नहीं है, लेकिन जब तक कांग्रेस इस लॉ के अंदर चेंजेस नहीं करती है मैं आपके लिए सिर्फ इतना ही कर सकता हूँ। तो स्टीव बोलता है कि मैं आपको बिल्कुल अच्छी तरीके से जानता हूँ सर, इसी वजह से मैं यहाँ पे आया था, लेकिन कुछ और बात भी जो मुझे आपसे करनी है। मैं आपको सिर्फ यही बताना चाहता था कि अभी फ़िलहाल के लिए मैं अपनी शील्ड दोबारा नहीं उठाने वाला हूँ, मे बी मैं शायद कभी ना उठाऊँ, लेकिन अभी तो मैं बिल्कुल भी नहीं उठाऊँगा, लेकिन अगर आप मुझसे कभी रिक्वेस्ट करेंगे सर तो मैं आपके लिए ज़रूर करूँगा। तो मिस्टर प्रेसिडेंट बोलते हैं कि ओह आई सी, वेल स्टीव ये बिल्कुल ठीक है मेरे लिए, मुझे इससे बिल्कुल भी कुछ बुरा नहीं लगा है, लेकिन मैं बस तुमसे यही कहना चाहूँगा कि मुझे एक स्ट्रेंज फीलिंग आ रही है। हमारे सामने कुछ दिनों में कुछ ऐसे इवेंट्स आने वाले हैं जिसमें हमें कैप्टन अमेरिका से कुछ बड़ी चीज़ की ज़रूरत होगी। टू बी कंटिन्यूड इन सीज। सो गाइस यहाँ पे हमारा ये छोटा सा जो है कॉमिक बुक खत्म होता है जो कि एक दरअसल वन शॉट था और इसके अंदर हमें अपने सबसे बड़े सवाल का जवाब मिल गया और वो ये है कि स्टीव रॉजर्स ने जो है शील्ड अभी भी बकी को ही दी हुई है और बकी ही अभी भी जो है कॉमिक्स के अंदर कैप्टन अमेरिका है और आगे भी कुछ टाइम के लिए रहने वाला है। लेकिन यहाँ पे हमने देखा कि इस कॉमिक के एंड होने तक हमें ये ज़बरदस्त किस्म की बात पता चली है कि मिस्टर प्रेसिडेंट को भी पता चल गया है कि आगे कुछ होने वाला है कॉमिक्स के अंदर और वो जो है इवेंट कोई और सा नहीं बल्कि सीज का इवेंट है। और उसके बाद से कैप्टन स्टीव रॉजर्स और बाकी दोनों की स्टोरीज़ को हम कंटिन्यू करेंगे अपने सीज के इवेंट के अंदर ही। तो आप देख रहे हैं कि किस तरह से यहाँ पे मार्वल कॉमिक्स के अंदर राइटिंग की गई है, मतलब एक इतना बड़ा इवेंट डार्क रेन को जो चलते हुए आ रहा है उसके हर एक कॉमिक के आखिर में हमें ये लिखा हुआ आ रहा है टू बी कंटिन्यूड इन सीज।
इससे जो है हम व्यूवर्स का, हम रीडर्स का जो है हाइप बहुत ज़्यादा बढ़ाया जा रहा है। इससे हमें पता चल रहा है कि एक बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त और शानदार इवेंट आने वाला है। मैं बहुत अच्छी तरीके से जानता हूँ कि आप में से बहुत सारे लोगों ने सीज का इवेंट बहुत ज़्यादा चैनल्स पे देखा हुआ है, उसको पढ़ा हुआ है, उसके बारे में सुना हुआ है, लेकिन अभी भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको इसकी बहुत ज़्यादा डिटेल्स नहीं पता है। क्योंकि आपको पता है कि मैं अपने चैनल के ऊपर मार्वल कॉमिक्स को एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लेके चल रहा हूँ, और मैं सिर्फ किसी मेन इवेंट को शेयर करके सिर्फ व्यूज़ कमाना नहीं चाहता हूँ अपने चैनल के ऊपर, बल्कि मैं उस मेन इवेंट के टाइम्स को भी आपके साथ शेयर करता हूँ ताकि आप उस स्टोरी की गहराई में जा सकें और अच्छे तरीके से समझ सकें। तो मैं इसलिए आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि जिन लोगों ने सीज का इवेंट पहले से देखा हुआ है, जिसको सब पता है, वो प्लीज़ कमेंट में कोई भी स्पॉइलर ना डालें, क्योंकि जो लोग सीज के इवेंट को नहीं जानते हैं उनकी पूरी की पूरी स्टोरी ख़राब हो सकती है। और मैं नहीं चाहता हूँ कि जो एक्सपीरियंस मैं आप लोग के साथ शेयर कर रहा हूँ उसमें आपको स्पॉइलर ज़रा से भी पता हो, क्योंकि जब मैं आप लोग के साथ स्पॉइलर नहीं शेयर कर रहा हूँ तो आप लोग का भी फर्ज बनता है सारे के स्पॉयलर्स को इग्नोर करना। सो गाइस, अभी के लिए मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा पसंद आई होगी, और इस वीडियो के हवाले से अगर आपके पास कोई कन्फ्यूजन है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। साथ ही साथ इस तरह की और ऑसम वीडियोस को देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तुम सब जो वीडियो जरूर देखते हो, आखिर तक लाइक भी करते हो, कमेंट भी करते हो, लेकिन यार शेयर और सब्सक्राइब नहीं करते हो। शेयर और सब्सक्राइब करने से हमारे चैनल को ग्रोथ मिलेगी, और इसीलिए हमारी ज़्यादा से ज़्यादा ऑडियंस बिल्ड होगी, तो हमें बड़ी बड़ी स्टोरीज कवर करने में ज़्यादा मज़ा आएगा। तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि अपने दोस्तों के साथ वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो और उन लोगों से भी चैनल को सब्सक्राइब करवाओ। सो गाइस, दिस इज स्पीड टाइगर। मिलते हैं किसी और कॉमिक बुक सीरीज के साथ। टिल देन, थैंक यू सो मच।